नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतने ही गहरे सवाल की। भारत, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म, इतनी विविधताएं, आखिर ये सब मिलकर एक देश, एक राष्ट्र बना कैसे? हाँ, जरा सोचिए इस बारे में। सैकड़ों भाषाएं, पता नहीं कितने धर्म और रीति रिवाज। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ के लोग खुद को एक हम की तरह देखने लगे, एक राष्ट्र की तरह? स्कॉलर्स इसे एक इमेजिन्ड कम्युनिटी कहते हैं। मतलब ये कोई पहले से बनी बनाई चीज नहीं थी, इसे गढ़ा गया था, बनाया गया था, और ये रातों रात तो बिल्कुल नहीं हुआ। और इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में चल रहे दो बिल्कुल अलग अलग विचारों को देखना होगा, दो अलग अलग सपने जो भारत के लिए देखे जा रहे थे। एक तरफ एक ऐसा भारत बनाने का सपना था जो समावेशी हो, सेक्युलर हो, मतलब एक ऐसा देश जो अपनी अलग अलग पहचानों को साथ लेकर चले एक लोकतांत्रिक छत के नीचे। और दूसरी तरफ एक ऐसा राष्ट्र बनाने का विचार था जिसकी बुनियाद एक साझा संस्कृति या धर्म पर टिकी हो। बस इन्हीं दो विचारों के बीच की जो खींचतान है ना, वही असल में हमारी आजादी की लड़ाई की कहानी है। तो सवाल उठता है कि ये राष्ट्रवाद का बीज, ये आइडिया आया कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 19वीं सदी में। ये वो दौर था जब बड़े बड़े आंदोलन अभी शुरू भी नहीं हुए थे, लेकिन एक पैन इंडियन, मतलब एक अखिल भारतीय पहचान की नींव धीरे धीरे रखी जा रही थी। असल में देखें तो तीन बड़ी वजहें थीं, तीन पिलर्स थे जिन्होंने मिलकर एक नेशनल कॉन्शियसनेस, एक राष्ट्रीय चेतना जगाई। पहला तो बड़ा मजेदार है, अंग्रेजों का शासन और उनकी अंग्रेजी शिक्षा। इसने अनजाने में ही सही पूरे देश को एक सिस्टम में बांध दिया और एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार कर दिया। दूसरा, उसी दौर में ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे। इन्होंने लोगों को अपनी जाति और इलाके से ऊपर उठकर एक बड़ी भारतीय पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर किया। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, वो था अंग्रेजों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जब लोगों को ये समझ आने लगा कि अंग्रेज कैसे देश को लूट रहे हैं, तो उन सबके पास एक साथ आने की, एक साझा दुश्मन के खिलाफ खड़े होने की एक बहुत मजबूत वजह आ गई। और ये जो इकोनॉमिक क्रिटिक था ना, इसका असर जबरदस्त था। दादा भाई नौरोजी जैसे लीडर्स ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश राज कोई भलाई करने नहीं आया है, बल्कि वो तो एक सिस्टम से, एक तरीके से भारत की दौलत को लूट रहा है। इसी गुस्से की एक झलक हमें 1930 के स्वतंत्रता दिवस प्रतिज्ञा में साफ साफ दिखती है कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ठीक है, आइडिया तो बन गया, लेकिन ये आइडिया एक एक्टिव स्ट्रगल में, एक असली लड़ाई में कैसे बदला? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। महात्मा गांधी के आने के साथ ही पूरी स्ट्रैटेजी बदल गई। अब बात सिर्फ चिट्ठियां लिखने या याचिकाएं देने तक सीमित नहीं रही। अब शुरू हुआ दौर मास प्रोटेस्ट का, यानी जन आंदोलन का। और गांधी जी अपने साथ एक नया हथियार लेकर आए, एक नया दर्शन, सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का मतलब पैसिव रेजिस्टेंस या चुपचाप जुल्म सेना बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये सत्य की शक्ति थी, सोल फोर्स। ये एक एक्टिव स्ट्रगल था जिसमें आप बिना हिंसा के अपने सच पर टिके रहकर सामने वाले के जमीर को झकझोरने की कोशिश करते हैं। और बस इसी एक आइडिया ने आजादी की लड़ाई को कुछ नेताओं की लड़ाई से निकालकर पूरे देश की लड़ाई बना दिया। और ये सोच जमीन पर कैसे उतरी? तीन बड़े आंदोलनों के जरिए। शुरुआत हुई 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन से। फिर 10 साल बाद 1930 में दांडी मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने इसे और भी ज्यादा धार दी। और फिर आया क्लाइमैक्स 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, जिसने पूरे देश में आग लगा दी। अब देखिए, हर आंदोलन के साथ संघर्ष बढ़ा और आजादी की मांग और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। संघर्ष तो एक ही था, अंग्रेजों के खिलाफ, पर इस संघर्ष में शामिल हर किसी का सपना एक जैसा नहीं था। शब्द एक ही था, स्वराज। लेकिन इस एक शब्द के मतलब हर किसी के लिए अलग अलग थे। हाँ, सब स्वराज चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि ये आजादी असल में दिखती कैसी? जमीन पर इसका मतलब क्या था? एक किसान के लिए स्वराज का जो मतलब था, क्या वही मतलब एक मिल मजदूर के लिए भी था, या एक व्यापारी के लिए? जैसे जो अमीर किसान थे, उनके लिए स्वराज का मतलब था भारी भरकम लगान से छुटकारा। सिंपल, उनकी लड़ाई सीधे सीधे अपनी जेब से जुड़ी थी। अब दूसरी तरफ असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को देखिए।
उनके लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों से आजाद होकर अपने गांव, अपने घर लौट पाना। एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही सीधी सीधी आजादी। फिर आते हैं बिजनेस क्लास, व्यापारी लोग। उनके लिए स्वराज का मतलब था अंग्रेजों की उन पॉलिसीज का खात्मा जो इंडियन इंडस्ट्री को बढ़ने नहीं दे रही थी। वो एक फ्री मार्केट चाहते थे। और आदिवासी समूहों का तो नजरिया और भी अलग था। उनके लिए स्वराज का मतलब था जंगलों पर अपना पुराना हक वापस पाना। और उनमें से कुछ तो ये मानते थे कि ये आजादी हिंसा और हथियार के दम पर ही मिलेगी, मतलब गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से बिल्कुल उलट। तो जब सपने इतने अलग अलग हों तो जाहिर है कि एकता में भी दरारें पड़ेंगी। यही हुआ। जैसे दलित समुदाय को हमेशा ये डर रहा कि आजादी के बाद भी उनकी सामाजिक स्थिति नहीं सुधरेगी, इसलिए वो अपने लिए अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। इसी तरह कई मुस्लिम संगठनों को ये चिंता थी कि हिंदू मेजॉरिटी वाले देश में उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे और वो कांग्रेस से थोड़ा अलग थलग महसूस करने लगे। यहाँ तक कि गरीब किसानों की भी बात करें तो कांग्रेस अक्सर उनकी नो रेंट जैसी रैडिकल मांगों का समर्थन करने से बचती थी, क्योंकि उसे जमींदारों को भी तो साथ रखना था। तो इन सब खींचतान, इन अलग अलग सपनों और इन दरारों के बावजूद आखिरकार क्या हुआ? एक देश बना, एक राष्ट्र बना। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, सवालों से भरी विरासत छोड़ गया। ये साफ हो गया कि ये कहानी किसी एक आवाज की नहीं, बल्कि बहुत सारी आवाजों को मिलाकर बनी थी। तो इस पूरी चर्चा के टेकअवेज क्या हैं? क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? पहली बात, राष्ट्रवाद कोई आसमान से टपकी हुई चीज नहीं थी, ये एक प्रोसेस था, इसे बनाया गया। दूसरी बात, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष ने एक कॉमन ग्राउंड तो दिया, लेकिन ये एकता हमेशा बनी नहीं रही, इसमें दरारें थीं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, आजादी का, स्वराज का कोई एक मतलब नहीं था। अलग अलग लोगों के लिए इसके अलग अलग और कभी कभी एक दूसरे से बिल्कुल उलट मतलब थे। और इसीलिए ये आजादी की लड़ाई किसी एक हीरो या एक ग्रुप की कहानी नहीं, बल्कि बहुत सारी कहानियों का एक गुच्छा है। तो आखिर में जो तस्वीर उभर कर आती है वो एक सुर में गाने वाले देश की नहीं है, बल्कि जैसा कि कहा गया है, ये एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर है जिसमें बहुत सारी आवाजें थी जो बस औपनिवेशिक शासन से आजादी चाहती थी। मुझे लगता है ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र संघर्ष से बनी एक इमेजिन्ड कम्युनिटी ही है, तो फिर जब उसकी अलग अलग आवाजें एक दूसरे से सहमत नहीं होती, जब उनमें टकराव होता है, तो फिर कौन सी चीज है जो उसे एक साथ जोड़कर रखती है? ये सवाल तब भी था और ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है।